हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। तो बच्चों में आज कक्षा 12वीं का भूगोल का जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ है वो पूरा विथ सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट सारे आंसर के साथ में लेकर आया हूँ। ठीक है बेटा, ज़्यादा बड़ी क्लास हम लोग नहीं करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कि निश्चयवाद की दो विशेषताएं लिखनी है हम लोग को। ठीक है, तो पहला क्या है कि इस विचारधारा के अनुसार मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। मतलब मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है ना वो प्रकृति के अंतर्गत रहकर कार्य करता है मनुष्य। ठीक है बेटा। फिर सेकंड क्या है कि निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है। निश्चयवाद से बोलता है भैया कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के अंतर्गत रहकर कार्य करता है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग के कि संभाववाद की कोई दो विशेषताएं लिखी। अब संभाववाद की विशेषता हमको हमने पढ़ा था ऊपर निश्चयवाद, जस्ट इसके नीचे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, संभाववाद है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब संभाववाद में क्या बोल रहे हैं कि संभाववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थन है या समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। मतलब संभववाद में है कि मनुष्य जितना चाहे उतनी अपनी संभावनाओं के अनुसार, ठीक है, प्रकृति में बदलाव कर सकता है। ठीक है, परंतु निश्चयवाद में ऐसा है कि प्रकृति अगर चाहे तभी बदलाव होगा, वरना बदलाव नहीं होगा, है ना बेटा। फिर ये कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तथा एवं ऋणात्मक वृद्धि में क्या अंतर है। तो जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो इसे धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, और मृत्यु दर क्या है, जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो इसे गुणात्मक वृद्धि दर कहते हैं हम लोग, है ना। फिर सेकंड क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्मे जीवित बच्चों की जनसंख्या दर कहलाती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक एवं अपकर्ष कारकों में अंतर लिखनी है। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, देखो बेटा, प्रतिकर्ष कारक में हम लोग का कि प्रतिकर्ष कारक दो कारक हैं जो लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ने का कारण बनाते हैं। कौन से कारक, प्रतिकर्ष कारक। वहीं अगर अपकर्ष कारक की बात करते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो कारक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक मतलब आकर्षित करना, प्रतिकर्ष कारक मतलब छोड़ने पर प्रतिस्थापित करना। देखो, प्रतिकर्ष मतलब प्रतिस्थापित, एक स्थान दूसरे स्थान जाना, और अपकर्ष मतलब आकर्षित करना। ठीक है, याद रखने की शॉर्ट तरीके है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रतिकर्ष कारकों से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार छोटा होता है। ठीक है, अपकर्ष कारकों से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार बड़ा होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है कि बाह्य प्राणायाम क्या है। ठीक है, तो बाह्य का अर्थ होता है बाहर, अर्थात यह एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें अभ्यास करते समय सांस को बाहर छोड़ा जाता है, इसलिए इसे बाह्य प्राणायाम भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की वो यात्रा करते हैं तो यह चिकित्सा पर्यटन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, फिर हम बात करते हैं बेटा अगले की ओर। तो क्वेश्चन हम लोग का 8 क्या बोल रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों एवं निजी क्षेत्रों के उद्योगों में किन्हीं दो उद्योगों की तुलना कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है, इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। ठीक है, वहीं निजी उद्योग जो होते हैं ना वो किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें सारी जिम्मेदारी जो होती है, सारी व्यवस्था जो होती है किसी एक व्यक्ति द्वारा की जाती है। ठीक है, एक व्यक्ति विशेष पर आधारित रहती है। इसके अंतर्गत अधिकांश छोटे छोटे उद्योग भी आते हैं। ठीक है बेटा, फिर देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वच्छंद उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। दो कारण लिखिए। तो स्वच्छंद उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं क्योंकि वह सरकारी उद्योग होते हैं। ठीक है, कौन सा स्वच्छंद उद्योग है ना। फिर सेकंड क्या बोल रहा है कि सरकार उस उद्योग पर अधिक नियम लागू नहीं करती है। ठीक है, इस पर स्वच्छंद उद्योग पे है ना बेटा। फिर अगर देखते हैं हम लोग अगला क्या हम लोग का कि भारत में कितने प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है, प्रत्येक के नाम लिखिए। तो गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, एकांकी बस्तियां, पल्लवी बस्तियां, ये बस्तियां जो है भारत में पाई जाती है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था बहु फसलीकरण क्यों संभव बनाती है, क्यों बनाती है, कोई दो कारण लिखिए। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव हो, क्या बोल रहे हैं, संभव हो तो अपितु सरल क्यों बनाती है। भारत में अधिकतर कृषि वर्षा पर निर्धारित रहती है। ठीक है, परंतु सिंचाई की व्यवस्था के पश्चात हम वर्षा ऋतु में अतिरिक्त अन्य मौसम में भी फसल उद्योगों
उगाने में समर्थ रहते हैं। ठीक है बेटा। फिर क्या बोला अगला क्वेश्चन हम लोग का कि पेट्रोलियम की तरह सोना क्यों, पेट्रोलियम को तरल सोना क्यों कहते हैं हम लोग। ठीक है, पेट्रोलियम को तरल सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बहुत महंगा होता है और इसका उपयोग भिन्न पादपों में किया जाता है। इसका अपना बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है बेटा, ये हम लोगों के देखो हो गया यहाँ पे। अब बेटा इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पार्ट 2 में देने वाला हूँ, क्योंकि बेटा आप लोग ना ज़्यादा लंबी क्लास देखते नहीं है। ठीक है बेटा, तो क्लास अगर आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।